पीएम मोदी का केरल तमिलनाडु दौरा। आज 1800 करोड़ के स्पेस प्रोजेक्ट्स का करेंगे लॉन्चिंग। गगनयान की प्रोग्रेस देखेंगे। पीएम मोदी कल जारी करेंगे किसान सम्मान की 16वीं किस्त। 21,000 करोड़ किए जाएंगे वितरित। अब तक 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिला फायदा। 3 राज्यों की 15 सीटों पर चुनाव आज। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में राज्यसभा की सीटों पर चुनाव। आज ही घोषित होंगे परिणाम। लोकसभा चुनाव की तैयारी में आप। आज दिल्ली में होगी पीएसी की मीटिंग। उम्मीदवार के नामों पर होगा मंथन। किसान आंदोलन का 15वां दिन। दिल्ली कूच पर मीटिंग करेंगे संगठन। हरियाणा में रोड खोल रही पुलिस। पंधेर बोले केंद्र के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रस्ताव से वार्ता टूटी। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड की याचिका पर आज सुनवाई। गिरफ्तारी से बचने के लिए अब्दुल मलिक ने सेशन कोर्ट में दायर की थी अग्रिम जमानत याचिका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और आज हम चर्चा करेंगे राज्यसभा का रण पर, जहां 3 राज्यों में राज्यसभा की 15 सीटों पर चुनाव होना है। तीनों राज्यों में एक एक अतिरिक्त उम्मीदवार मैदान में है। तीनों राज्यों में एक एक अतिरिक्त उम्मीदवार मैदान में। आज देर शाम को सामने आएंगे नतीजे। 15 राज्यों में 56 सीटों के लिए हुई थी चुनाव की घोषणा। 12 राज्यों में भाजपा के 20 उम्मीदवार समेत 41 निर्विरोध चुने गए। यूपी की 10, कर्नाटक की 4 और हिमाचल की 1 सीट पर होगा मतदान। यूपी की 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार आजमाएंगे किस्मत। 403 सदस्यीय विधानसभा में 397 विधायक और हर उम्मीदवार को जीत के लिए 37 वोट चाहिए। भाजपा के 285 विधायक और सपा के पास 108 विधायक। भाजपा के 7 और सपा के 2 उम्मीदवार की जीत पक्की। भाजपा को 8वें उम्मीदवार को जिताने के लिए चाहिए 8 और वोट। भाजपा के 7 और सपा के 2 उम्मीदवार की जीत पक्की। सुबह सपा पार्टी और राजा भैया के साथ साथ रालौद पर निगाहें। सपा के तीसरे उम्मीदवार की जीत मुश्किल। 3 राज्यों में राज्यसभा की 15 सीटों पर होगा चुनाव। तीनों राज्यों में एक एक अतिरिक्त उम्मीदवार मैदान में। आज देर शाम को सामने आएंगे नतीजे। 15 राज्यों में 56 सीटों के लिए हुई थी चुनाव की घोषणा। 12 राज्यों में भाजपा के 20 उम्मीदवार समेत 41 निर्विरोध चुने गए। यूपी की 10, कर्नाटक की 4, हिमाचल की 1 सीट पर मतदान। यूपी की 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार आजमाएंगे किस्मत। 403 सदस्यीय विधानसभा में 357 विधायक डाल सकेंगे वोट। हर उम्मीदवार को जीत के लिए 37 वोट चाहिए। भाजपा के 285 विधायक और सपा के पास 108 विधायक। भाजपा के 7 और सपा के 2 उम्मीदवार की जीत पक्की। भाजपा को 8वें उम्मीदवार को जिताने के लिए चाहिए 8 और वोट। भाजपा के 7 और सपा के 2 उम्मीदवार की जीत हुई पक्की। भाजपा को 8वें उम्मीदवार को जिताने के लिए चाहिए 8 और वोट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, देखा जाए तो जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समीकरण जो है वो काफी उलटता नजर आ रहा है, क्योंकि जानकारी सामने आ रही है कि अमेठी और रायबरेली से 3 सपा विधायक क्रॉस वोट कर सकते हैं। गणित उलझी हुई है।
क्योंकि 8 प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिए। अगर 7 प्रत्याशी की बात होती तब तक चुनाव के पूरा निर्णय हो जाता, लेकिन 8वें प्रत्याशी के रूप में जब संजय सेठ का नामांकन हुआ उसके बाद पूरा गणित उलझ गया। उसके बाद समाजवादी पार्टी खेमे में जो वो कयास जो भारतीय जनता पार्टी लगा रही, जिस तरह से विधायकों का बैठक में न पहुंचना, उसके बाद जो है उनका न किसी से संपर्क करना, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को लिए एक खुशखबरी है कि अगर वो क्रॉस वोटिंग करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 8 प्रत्याशी को जिताने में एकदम कामयाब नजर आ रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी सुबह समाजवादी पार्टी क्रम के अनुसार प्रत्याशी क्रम अनुसार है, उनके हिसाब से उन विधायकों को बताया जाएगा कौन प्रत्याशी क्यों किस विधायक को वोट करना है, उसी वरीयता के बारे में बताया जाएगा। और 10 बजे के बाद के विधायक अपने सीधा विधानसभा पहुंचेंगे जहां वोटिंग करनी है और एक साथ जाएंगे सभी लोग। तो ये निर्देश किया गया है। लेकिन जो विधायक नहीं है, चाहे वो रायबरेली के बता रहे हैं या चाहे अमेठी के, जिनके नाम का खुलासा अम्बेडकर नगर के जो है, उसके बाद पल्लवी पटेल की और तमाम जितने विधायक भी हैं और जितने लोग बैठक में नहीं आए हैं, उनको लेके कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि अगर वोटिंग करने आते हैं तो किस पार्टी को करते हैं, किस प्रत्याशी को करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल हो चुका है। और जो चुनाव है, क्योंकि अभी जी कौशलेंद्र, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं, जहां पर राज्यसभा में चुनाव शुरू हो गए हैं। वोटिंग प्रक्रिया हो चुकी है शुरू। राज्यसभा की 15 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है शुरू और यूपी की 10 सीटों पर वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। शाम 5 बजे तक चलेगी वोटिंग। शाम 5 बजे से मतगणना होगी शुरू। राज्यसभा की 15 सीटों पर वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। यूपी की 10 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है शुरू। यूपी की 10 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है शुरू। और ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे, जहां पर राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोबारा से रुक कर लेते हैं संवाददाता का। वही देखा जाए तो कौशलेंद्र, जिस तरीके से एक स्थिति ये भी है कि बसपा का जो एक विधायक है वो किसको बसपा की ओर से समर्थन दिया जाता है, ये एक बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि बसपा भाजपा को जो है समर्थन दे सकती है। इस बारे में फिलहाल क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए कहीं न कहीं कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जो है, जब भी कहीं प्रचार हुआ कहीं, क्योंकि 2019 का जो गठबंधन था उससे टूटने के बाद देखिए वो लगातार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पे हमेशा जो है हमला होती रही है। और अगर बात की जाए कि एक ही विधायक है, अगर वो भी कहीं भारतीय जनता पार्टी को अगर वोटिंग करता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लेकर जो बसपा के जो नजरिए से अगर देखा जाए तो राजनीतिक समीकरण जो बैठते हैं जो दूरी है। ठीक है जी कौशलेंद्र, आपकी आवाज साफ तौर पर हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं, जहां पर राज्यसभा चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। 15 सीटों पर वोटिंग की शुरुआत की जा चुकी है। और आपको बता दें कि राज्यसभा में 15 सीटों पर वोटिंग की शुरुआत की जा चुकी है। वहीं यूपी की 10 सीटों पर भी वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। इसी बीच एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर राज्यसभा में वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं विधान भवन। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं। सीएम योगी पहुंचे विधान भवन। वोटिंग के लिए सीएम पहुंचे विधान भवन। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे विधान भवन। वोटिंग के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे विधान भवन। एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधान भवन पहुंच चुके हैं। वोटिंग के लिए सीएम पहुंचे विधान भवन। सीएम योगी पहुंचे विधान भवन।
वोटिंग के लिए सीएम पहुंचे विधान भवन। बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे, जहां पर राज्यसभा की वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधान भवन भी पहुंच चुके हैं। वोटिंग के लिए सीएम पहुंचे विधान भवन। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे विधान भवन। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, देखा जाए तो वोटिंग के लिए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधान भवन पहुंच चुके हैं। इस पर क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, आपको बताएं कि 9 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और आरएलडी के जो विधायक हैं वो करीब 8:45 बजे विधान भवन पहुंच गए थे। और आरएलडी के जो विधायक हैं वो करीब 8:45 बजे ही विधान भवन पहुंच गए थे, क्योंकि आरएलडी कार्यालय जो एक कार्यालय विधान भवन में जो दिया गया है वहां पे सभी विधायक बैठे हुए थे। और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से 2 ऐसे लोग वहां पे नियुक्त किए गए हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए घटक दल के जितने भी विधायक हैं वो तमाम लोग जब वोटिंग करेंगे उनको दिखाएंगे कि हाँ मैं किसको वोट करने जा रहा हूँ, किसको मैं वोट किया हूँ। ये पूरी उसके लिए कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप सिंह शाही और वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना वहाँ पे खड़े हैं, जो विधायक एनडीए के जो भी जा रहे हैं वोटिंग करने, जो वोट कर रहे हैं वो खुला दिखा रहे हैं कि ये हमने जो है अपने प्रत्याशी को देखिए हमने वोट किया है। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के भी कार्यालय में सभी विधायक पहुंच रहे हैं और वहां पे सबको निर्देशित किया जा रहा है को किसको कौन किस वरीयता क्रम में किस प्रत्याशी को वोट करेंगे। टोटल 398 विधायकों को चुनना है, उस 10 प्रत्याशियों को चुनना है। पूरी प्रक्रिया करीब समय जो निर्धारित किया गया, उसके बाद जो मतगणना की काउंटिंग जो काउंटिंग होगी उसके बाद जो है निर्णय आएगा कि कौन प्रत्याशी जीत रहा है। बिल्कुल, और जिस तरीके से देखा जाए तो वोटिंग के लिए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं। और बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ विधान भवन पहुंच चुके हैं और सुबह 9 बजे से ही राज्यसभा की वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। और इसी कड़ी में देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधान भवन पहुंच चुके हैं और बीजेपी की ओर से एनडीए गठबंधन की ओर से देखा जाए तो 2 लोगों को नियुक्त किया गया है, जो कि देख रहे हैं कि कौन किसको वोट कर रहा है। इस प्रकार से भी जानकारी सामने आई है। तो वहीं जानकारी के अनुसार सपा के सभी विधायक भी पहुंच रहे हैं विधान भवन। शाम 5 बजे तक वोटिंग चलेगी और उसके बाद मतगणना की जाएगी। तो अहम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधान भवन पहुंच चुके हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने सभी विधायकों को बुलाया। समाजवादी पार्टी ने अपने सभी विधायकों को बुलाया। पार्टी कार्यालय में सभी विधायक पहुंचेंगे। 10 बजे सपा के सभी विधायक वोट करने जाएंगे। एक साथ विधानसभा में जाएंगे सभी विधायक। दस बजे सपा के सभी विधायक वोट करने जाएंगे। प्रत्याशी क्रम के अनुसार विधायकों के वोट होंगे। कौन एमएलए किसको वोट करेगा इसे बताया जाएगा। सपा ने अपने सभी विधायकों को बुलाया। खबर आपको बता दें, जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने सभी विधायकों को बुलाया है। पार्टी कार्यालय में सभी विधायक पहुंचेंगे। 10 बजे सपा के सभी विधायक वोट करने जाएंगे। एक साथ विधान भवन में जाएंगे सभी विधायक। 10 बजे सपा के सभी विधायक वोट करने जाएंगे। एक साथ विधानसभा में जाएंगे सभी विधायक।
प्रत्याशी क्रम के अनुसार विधायकों के वोट के लिए बताया जाएगा। कौन एमएलए किसको वोट करेगा इसे भी बताया जाएगा। सपा ने अपने सभी विधायकों को बुलाया। खबर हम आपको बता दें, जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने सभी विधायकों को बुलाया है। पार्टी कार्यालय में पहुंचेंगे सभी विधायक। 10 बजे सपा के सभी विधायक वोट करने जाएंगे। एक साथ विधानसभा में जाएंगे समाजवादी पार्टी के सभी विधायक। प्रत्याशी क्रम के अनुसार विधायकों को वोट के लिए बताया जाएगा। कौन एमएलए किसको वोट करेगा इसे भी बताया जाएगा। दस बजे समाजवादी पार्टी के सभी विधायक वोट करने जाएंगे। तो वही बता दें कि यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए आज वोटिंग और बीजेपी के 8 और सपा के 3 उम्मीदवार मैदान में। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए आज वोटिंग। बीजेपी के 8 और सपा के 3 उम्मीदवार मैदान में। चुनाव में क्रॉस वोटिंग की भी आशंका। सपा विधायकों के क्रॉस वोटिंग की भी आशंका। सपा विधायकों के क्रॉस वोटिंग की आशंका। राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 10 सीटों के लिए कुल 11 उम्मीदवार मैदान में। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक डाले जाएंगे वोट। 10 सीटों के लिए कुल 11 उम्मीदवार हैं मैदान में। वहीं शाम 5 बजे शुरू होगी काउंटिंग। शाम 5 बजे काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता देते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा आज। गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर हुआ कार्यक्रम। 25वां सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। और 10 कोशी कड़वा पाटीदार समाज द्वारा किया गया है आयोजन। अहमदाबाद के 16 में आज कार्यक्रम का आयोजन। कपिलेश्वर महादेव मंदिर। आज सुबह 11:30 बजे कलोल जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुलदीप भरत जुड़े हुए हैं। कुलदीप, देखा जाए तो जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम सामने आ रहे हैं, जहां पर उनके कई कार्यक्रमों की बात का भी जिक्र किया गया है, इस बारे में क्या कुछ अधिक जानकारी है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात का दौरा करेंगे और इस महीने में उनका दूसरा दौरा। इससे पहले 12 फरवरी को अमित शाह ने गुजरात का दौरा किया था और कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की गुजरात को सौगात दी थी। और आज फिर अमित शाह गुजरात दौरे पे जा रहे हैं, जिसमें 10:30 बजे वो अहमदाबाद में एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद वहां से कलोल में कपिलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और जिसके बाद गांधीनगर के अंदर कई करोड़ की परियोजनाओं के अंदर विभिन्न जो कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, गुजरात को आज एक नई सौगात देंगे। जी बिल्कुल। और देखा जाए तो जिस तरीके से कुछ ही दिनों में कुलदीप लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं और वो भी काफी नजदीक आ रहे हैं, उससे पहले गृह मंत्री का जो गुजरात दौरा है वो क्या चुनावी नजरिए से अहम माना जा रहा है? देखिए, जो आगामी लोकसभा चुनाव है वो दहलीज के ऊपर है। और उसके बाद से ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, चाहे अमित शाह की बात करें, लगातार इनका भारत के अंदर दौरे हो रहे हैं और लगातार कई जो जिनकी परियोजनाओं का इनके सौगात का शिलान्यास किया जा रहा है, उनका लोकार्पण किया जा रहा है, क्योंकि जल्दी अगले महीने
जो बताया जा रहा है कि कुछ ही 2 हफ्ते के बाद शायद आचार संहिता लग सकती है, जिसके बाद ये सभी कार्यक्रम रुक जाएंगे। इसलिए बीजेपी चाहती है कि इससे पहले जितने भी वो उद्घाटन कर सकती है, शिलान्यास कर सकती है, जितने भी उनकी परियोजनाएं हैं उनको तुरंत चालू करे, जिससे कि जो चुनाव के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग बीजेपी को वोट करें। वही जब कल असम में भी दमन दीव और दादरा नगर हवेली में भी अमित शाह ने 2400 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और वहां पे लोकसभा को देखते हुए विपक्ष के ऊपर तंज कसा, जहां उन्होंने कहा कि जो देश के सामने 2 विकल्प है, जहां एक नरेंद्र मोदी, जहां जो बिल्कुल कुलदीप, देखा जाए तो जिस तरीके से बीते दिन अभी खुद प्रधानमंत्री भी दौरे पर पहुंचे हुए थे गुजरात और उसके बाद अमित शाह पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चुनावी नजरिए से बेहद अहम भी माना जा रहा है। और बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अहम जानकारी आप तक बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर हैं और उससे पहले अभी प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने द्वारिकाधीश के दर्शन किए थे। बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में आम आदमी पार्टी। दिल्ली में आज आप की पीएसी की बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में आम आदमी पार्टी। दिल्ली में आज आप की पीएसी की बड़ी बैठक। लोकसभा प्रत्याशियों के नामों पर होगी चर्चा। लोकसभा प्रत्याशियों के नामों पर होगी चर्चा, उम्मीदवारों के नामों पर होगा मंथन। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में आम आदमी पार्टी। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी की पीएसी की बड़ी बैठक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हैं। प्रवेश, देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में आम आदमी पार्टी जुट गई है, जहां पर आज पीएसी की एक बड़ी बैठक का भी आयोजन किया जाना है, इस बारे में क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जब से गठबंधन हुआ है तब से लगातार जो है दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के साथ मिलकर चर्चाएं कर रही है, बैठक कर रही है। और कहीं ना कहीं मैं बता दूं, लोकसभा चुनाव करीब है और वो दोनों पार्टियों की बात करें, विशेष रूप से आम आदमी पार्टी की बात करें तो आज पीएसी की बैठक है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक है, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो समझौता हुआ है, चाहे वो दिल्ली में हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, गोवा में हो, वहां की सीटों पर बंटवारा हो चुका है, जिसमें विशेष रूप से बैठक में चर्चा होनी है कि किन किन कैंडिडेट के नाम है, कौन कौन कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन साफ तौर पर मैं बता दूं कि मंथन होने के बाद अगर कोई नाम पूर्णतः जो है साबित होता है या सबकी राय मिलती है तो उसका आज घोषणा होने की भी संभावना जताई जा रही है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उससे आम आदमी पार्टी उससे पहले ही कई तरह की तैयारियां करती जुट रही है। वहीं जानकारी ये भी है कि लोकसभा चुनाव में जितने भी उनके उम्मीदवार होंगे उनके भी नामों पर चर्चा की जा सकती है कि कौन कौन से लोग इस बार जो प्रत्याशी हैं उनके नामों पर चर्चा की जा सकती है। इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जब से गठबंधन हुआ है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, तो दिल्ली में 7 सीटों में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी ने ली है और आम आदमी पार्टी इन सीटों पर जो किन किन कैंडिडेट को उतारेगी उन पर चर्चा करेगी। और सीधे तौर पर मैंने आपसे पहले कहा कि अगर मंथन सही तरीके से हुआ या नामों की चर्चा पर सीधे तौर पर कहूं कि सहमति मिली तो आज उनकी घोषणा होती भी आपको दिखाई देगी। इसके अलावा पंजाब की 13 सीटें हैं, हरियाणा में 9 सीटें हैं, गोवा में 2 सीटें हैं। लेकिन अभी उसमें सीधे तौर पर ये बैठक आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर होनी है और उसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल प्रवेश, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव भी नजदीक है तो कहीं ना कहीं बेहद अहम रणनीति बनाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले सभी तैयारियों में जुट गई है, जहां पर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन की बात सामने आ रही है। वहीं देखा जाए तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हुआ है उसको लेकर के भी अहम रणनीति बनाने की जानकारी सामने आ रही है। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं कि न्यूज़ इंडिया। वक्त हो गया है देश की बात का। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में मौसम बदल रहा है और तेज हवाओं के साथ दिल्ली में बारिश के आसार भी हैं। अगले 2 दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में तूफान के साथ बारिश की आशंका भी है। इसको लेकर भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने फिर से करवट ली है। तेज हवाओं के साथ दिल्ली में बारिश हो सकती है।
अगले 2 दिन तक ऐसा ही रहने का मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में तूफान के साथ बारिश की आशंका है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, अगले 2 दिन के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के आसार हैं, कई इलाकों में तूफान के साथ बारिश की आशंका है, जिसको लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सैकड़ों लोगों के साथ अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 2000 से ज्यादा आदर्श रेलवे स्टेशनों ROBR का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस अवसर पर विकसित भारत विकसित रेल प्रतियोगिता में अव्वल आने वाली छात्राओं को केंद्रीय राज्य मंत्री ने मेडल पहनाकर और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया है। वहीं स्कूली छात्राओं ने विकसित भारत विकसित रेल थीम के ऊपर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया था। अभी नया बनाकर आज में लगभग मीटर और औरंगाबाद में बहुत पुरानी मांग थी। आज 2 बजे में मीटर और औरंगाबाद में भी इसी तरह का वेहिकल अंडरपास लगभग 55-60 करोड़ की लागत से आज शिलान्यास करने जा रहा हूँ। मीटर और औरंगाबाद को भी हम पूरा फ्लाईओवर बनाने जा रहे हैं। इसी तरह गति आपने देखा होगा, बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, वहां भी लोगों की मांग थी। आज मैं उसका भी 30-35 करोड़ की लागत से आज उसका भी शिलान्यास करने जा रहा हूं। रीडेवलपमेंट और 1500 मानव रहित फाटक के ऊपर रोड ओवरब्रिज या रोड अंडरपास बनाने का आज शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इससे पहले फर्स्ट फेज में इसी तरह 508 रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट का काम भी तेजी के साथ शुरू हो गया है। यानी कि देश में रेलवे ने जो अभूतपूर्व गति के साथ सुधार हुआ है, कायाकल्प हुआ है, उसकी अपनी एक कहानी आप सबके सामने है। मैंने ऐसे राइटिंग कंपटीशन में पार्ट लिया और उसमें मेरी 3rd पोजीशन आई। हमारे स्कूल में कुछ दिन पहले रेलवे अधिकारी आए थे, उन्होंने हमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका दिया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरे जैसे और बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग ले और आगे देश का नाम रोशन करें। राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ से आपको खबर बता दें, सूचना आयुक्त आयोग हुआ है अनाथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। मुख्य सूचना आयुक्त समेत सभी सूचना आयुक्त के पद खाली हो गए हैं। 2 दशक के बाद यूपी में पहली बार ऐसा अवसर आया है। 23,065 वादी न्याय का इंतजार। ग्यारह पदों के लिए किए गए 110 लोगों ने आवेदन किया है। तेईस फरवरी को खाली पड़ा है सूचना आयुक्त आयोग। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सूचना आयुक्त आयोग खाली हो गया है। मुख्य सूचना आयुक्त समेत सभी सूचना आयुक्त के पद खाली हुए हैं। 2 दशक के बाद यूपी में पहली बार ऐसा हुआ। 23,065 वादी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। ग्यारह पदों के लिए 610 लोगों ने आवेदन किया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संपादक सूचना
सलाहकार संपादक केवक सिंह। केवक जी, सूचना आयुक्त के पद रिक्त हो गए हैं और उनको भरने के लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही? देखिए अवंतिका, अन्ना हजारे ने आंदोलन शुरू किया था सूचना के अधिकार के तहत सामान्य आदमियों को सूचना देने के लिए। तो इसके लिए 2000 में सूचना आयुक्तों जो सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी और पहले 5 साल की नियुक्ति उसमें 11 पद बनाए गए थे। एक मुख्य सूचना आयुक्त का पद था और 10 पद सूचना आयुक्त के थे। पहली बार ऐसा हुआ था और 5-5 साल की नियुक्ति दी जाती थी। लेकिन इधर 23 फरवरी से ही सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त सहित 10 सूचना आयुक्त पद खाली हो गए और लगभग स्थिति यही कि कोई सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये 2 दशक के बाद पहला अवसर उत्तर प्रदेश के इतिहास का सूचना आयुक्त कार्यालय पूरी तरह से खाली हो गया है। आबादी रोज चक्कर लगा रहे हैं और 23,065 मुकदमे अभी भी लंबित हैं, वाद अभी भी लंबित है, जिन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कब कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी सूचना आयुक्तों की जो 11 आयुक्तों उसके लिए 610 आवेदन आए हैं। आवेदनों का परीक्षण कर लिया गया है, उसको कर दिया गया है। इसका प्रशासनिक जो नियुक्ति प्राधिकारी प्रशासनिक सुधार विभाग होता है, उसके प्रमुख सचिव से मेरी बात हुई थी कि उन्होंने कहा कि हमने सबकी स्क्रीनिंग कर ली और सारे पद तैयार हो गए हैं। अब मुख्यमंत्री के, चूंकि इसके जो सूचना आयुक्त की नियुक्ति होती है इसमें नेता विरोधी दल होता है, मुख्यमंत्री होता है, प्रमुख सचिव प्रशासनिक सुधार नियुक्ति में होते हैं। विभाग द्वारा तो पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री को ओर से मीटिंग का कोई समय नहीं दिया गया है। फिलहाल कब समय दिया जाएगा, क्योंकि आज राज्यसभा के चुनाव की तैयारी, कब समय दिया जाए, लोकसभा चुनाव की सूचना जारी होने के बाद आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की जा सकती, ऐसा प्राविधान है। तो अब ये पद कब भरे जाएंगे, कुल मिला के स्थिति असमंजस की बनी हुई है। फिलहाल सूचना आयोग पूरी तरह से अनाथ हो गया है। वंशिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ अपनी जानकारी को साझा करने के लिए। 23 फरवरी से खाली पड़ा है सूचना आयुक्त आयोग। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सूचना आयुक्त आयोग अनाथ हुआ है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और हम खबर आपको बीजेपी की बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी की तरफ से डीएवी गर्ल्स कॉलेज के सभागार में शक्ति वंदन एनजीओ संघ चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य तौर से कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर व एचपीएससी की पूर्व सदस्य नीता खेड़ा शामिल हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राजेश सपारा ने की। कार्यक्रम के संयोजक मालिक रोजी आनंद रही। जिले के सैकड़ों सामाजिक संगठन व एनजीओ ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने सभी सामाजिक संस्थाओं का हार्दिक वंदन व अभिनंदन किया। सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राम राम भी कही। इस दौरान इस वर्षों में हुए बदलाव पर 9 मिनट की फिल्म भी दिखाई गई। आज का कार्यक्रम जो था ये शक्ति वंदन कार्यक्रम था। एनजीओ को आज बुलाया हुआ था। हमारे ज़िले में 173 जो है एनजीओज हैं जो सरकार की निगरानी में हैं और कुछ जो एनजीओज हैं सरकार के साथ मिलकर काम कर रही हैं। आज इस कार्यक्रम को हमने डीएवी कॉलेज में रखा और हमारे बीच में तकरीबन सभी का सहयोग हमें मिला। सभी एक छोटी सी कॉल पर आए और हमारा विषय जो है ये पूरे देश में चल रहा है। आज का ये कार्यक्रम जो था वो एनजीओ के साथ चर्चा का कार्यक्रम था। एनजीओ जो है वो बहुत समाज में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और एनजीओ कोई एक तरीके के काम नहीं करते, हजारों तरीके के। वो उनका अपना मन होता है, कुछ लोगों का मन होता है पर्यावरण के लिए काम करना, कुछ का मन होता है कि जीव के लिए काम करना। इसी बीच लखनऊ से खबर सामने आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यसभा के लिए मतदान किया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यसभा के लिए मतदान किया है। तिलक हॉल पहुंचकर सीएम योगी ने मतदान किया है। राज्यसभा चुनाव के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना मतदान किया है। मतदान के बाद सीएम योगी ने विक्ट्री साइन दिखाया।
लखनऊ से खबर बता रहे हैं आपको, सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान किया है। तिलक हॉल पहुंचकर सीएम ने मतदान किया है। राज्यसभा चुनाव के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने वोट डाला है। करना चाहती है तो पहले तो ये भी तो देखे कि आपका घर सीधा है कि नहीं है, आपके घर के सदस्य क्यों आपसे भागना चाह रहे हैं। हमें तो नहीं पता हमने क्या किया है, लेकिन कोई डालना चाहता है तो हमारी नीतियों से अच्छा होएगा है। मगर हम संतुष्ट हैं कि हमारे 8 के 8 जो कैंडिडेट हैं वो राज्यसभा जाने वाले हैं। वोटिंग के लिए प्रलोभन दे रहे हैं, उनको लालच दे रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ विधायक टूट रहे हैं। अब ये जो होता है ना, ये जब हार होती है ना उसके पहले बहाने होते हैं, तो वो बहाने दे रहे हैं। अब उनको बहाने देने की आदत मेरे ख्याल से बहुत दिनों से पड़ चुकी है। अखिलेश जी को 17 में दिया, 19 में दिया, 22 में दिया, बीच में MLCs होते हैं, राज्यसभा होते हैं, तो उनको आदत पड़ गई है। अब 24 में भी एक और बहाना देंगे। सपा के कई नेता जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। अब जय श्री राम का कोई भी नारा लगाए तो ये तो उसका स्वागत करते हैं। हम तो अखिलेश जी को भी कहते आ रहे हैं, हाउस में भी क्या भैया अखिलेश जी नारा लगा दो जय श्री राम का, मगर वो लगाने को तैयार ही नहीं होते हैं। अब उस दिन भी उन्होंने वो इकबाल ही पढ़ते रहे। अब उनको समझ नहीं आता भाई कि जय श्री राम और इकबाल में बड़ा अंतर है। और इकबाल वो है व्यक्ति जिसने इलाहाबाद में, जो कि मैं प्रयाग से ही आता हूँ, इलाहाबाद से आता हूँ, जिसने पहले ही कहा था भारत के हिंदू मुस्लिम के एकता हो ही नहीं सकती, उनको अलग अलग करें। अब उसकी तुम गुण गाओ हाउस के अंदर खड़े होके, तो उनकी मानसिकता बता रही थी। ठीक है सर, आइए सर। अगली खबर फरीदाबाद से, जहां पर जिला अदालत के चैम्बर बिल्डिंग में वरिष्ठ वकील LN पराशर ने आपको बता दें अधिवक्ता बनाए गए हैं। युवा वकीलों को कानून से संबंधित किताबों को बांटा है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। वरिष्ठ वकील LN पराशर ने कहा कि नए आए वकीलों को सभी कानूनों का पता नहीं होता है। जब भी किसी धारा में कोई संशोधन होता है तो वो अनजान होते हैं। इसके लिए नए युवा वकीलों को जागरूक करने और कानून की किताबों से सहायता पहुंचाने के लिए वो ये काम करते रहे। वहीं युवा वकीलों से बात जब की गई तो उन्होंने बताया कि ऐसी पहल कहीं पर भी किसी के द्वारा नहीं की गई है। सिर्फ फरीदाबाद के वरिष्ठ वकील LN पराशर ही इस काम को करते आ रहे हैं, जिससे नए वकीलों को आ रही दिक्कतों में मदद मिल सके। कानूनी किताब वितरित करके वो मदद करते चले आ रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। अब की बार 21वीं बार किताबों का ये वितरण कार्यक्रम रखा गया था। तो जो नया मेजर एक्ट आया वो बांटा गया, जो 1 जुलाई से चालू होगा, जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। दूसरी है मैट्रिमोनियल, उसके ऊपर उसमें वो है वो डाइजेस्ट 2022 का बांटा था हमने, 2023 का। उसमें जितने भी कंसल्ट हैं इससे 125 के 304B के और 498 A के, तलाक के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को वर्चुअल माध्यम से 41,000 करोड़ रुपए के रेलवे परियोजनाओं की सौगात दी है। इस कड़ी में कोसाली विधानसभा के कोसाली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 करोड़ की सौगात दी है, जिसके लिए कोसाली रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे रोहतक लोकसभा से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने इसके लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और रेल मंत्री का तहे दिल से आभार व्यक्त किया है। रोहतक सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अमृत भारत योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा, जिनमें से कोसाली रेलवे स्टेशन को भी शामिल किया गया है। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 41,000 करोड़ की रेलवे परियोजनाओं की सौगात पूरे देश को दी। अलग अलग परियोजनाएं हैं, 554 रेलवे स्टेशन जिनका पुनर्विकास होगा और 1500 ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज हैं
और कुछ अंडर पासेस 1500। तो ये लगभग 41,000 करोड़ की योजना है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का देश की बात में, और हम बात करेंगे नवयुग प्रगतिशील मोर्चा पाकुड़ के द्वारा विभिन्न जन समस्याओं को लेकर समाहरणालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। नवयुग प्रगतिशील मोर्चा के केंद्र अध्यक्ष शाकिर अहमद ने बताया कि पाकुड़ जिले भर में अधिकतर सरकारी डॉक्टरों ने अस्पताल में ड्यूटी समय पर नहीं पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि प्राइवेट नर्सिंग होम में वो ड्यूटी करते नजर आ रहे हैं, जिससे आम गरीब जनता की काफी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। साथ ही जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों की तरफ से लाभुक प्रति यूनिट 500 ग्राम अनाज में कटौती करने की भी बात कही गई है। साथ ही साथ पाकुड़ जिले भर में जितने भी स्वास्थ्य उपकेंद्र बंद पड़े हैं उन्हें फिर से चालू करने की मांग की गई है। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में बच्चों को बेहतरीन पढ़ाई के लिए संभव सुविधा देने की भी बातचीत की गई है। संगठन के शिष्टमंडल की तरफ से जनता की समस्या को लेकर 14 से 15 मांगों को लेकर उपायुक्त के नाम पर एक ज्ञापन सौंपने की बात कही गई है। हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरा करना होगा, हमारे मांगे पूरा जिंदाबाद। सरकारी हॉस्पिटल में ड्यूटी ना करके प्राइवेट नर्सिंग होम खोल के रखे हैं। व्यवसाय क्या है, गरीबों को दिक्कत हो रहा है, फिर भी जो है वो लोग नहीं समझ रहे। इसी की विरोध में हम लोग ये धरना प्रदर्शन एक दिवसीय दे रहे हैं। इसके बाद अगर ये हम लोग का मांगी नहीं पूरी की जाएगी तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। और जो है जैसे कि डीलर लोग है पर यूनिट 500 ग्राम करके अनाज कम देते हैं, उसके भी विरोध है। पाकुड़ जिले में जितने भी उप सत्र केंद्र है वो सब बंद पड़ा हुआ है। किसी में पेड़ पौधा तो किसी में कीड़ा घुसा हुआ है, उस सब में अविलंब चालू किया जाए। सरकारी विद्यालय में जो शिक्षाकरण हो रहा है वो विद्यार्थी लोगों को आधुनिक शिक्षाकरण यंत्र करा दिया जाए। एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि संचालक और विशेष पुलिस महानिदेशक लोक अभियोजन के मार्गदर्शन में जिला अभियोजन कार्यालय में और तत्वाधान में ये आयोजन किया गया। पुलिस कंट्रोल रूम घंटाघर ओमती जिला जबलपुर मध्य प्रदेश में साइबर अपराध NDPCS संबंधित मामलों में साक्ष्य संकलन, साक्ष्य का प्रमाणीकरण और अन्य विषयों पर नवीन क्रिमिनल लॉ से संबंधित घटित अपराधों में प्रभावी पैरवी और न्याय दिलाने में व्यावसायिक कार्यदक्षता संवर्धन विषय पर एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आदरणीय संचालक महोदय श्रीमती सुषमा सिंह जी के मार्गदर्शन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में आतिथ्य का अवसर ऑनरेबल जस्टिस AK सिंह साहब के द्वारा प्रदान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता DIG महोदय श्री TK विद्यार्थी साहब के द्वारा की गई है। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय SP साहब उपस्थित रहे हैं। सत्र का उद्घाटन करने के पश्चात 4 लेक्चर रखे गए। मिशन DG सुषमा सिंह भोपाल के निर्देश पर एक दिवसीय कार्यशाला जिला अभियोजन कार्यालय जबलपुर कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जो नवीन कानून संशोधन आए हैं उनको मैं क्या क्या समस्या आई है उस पर अपग्रेड करने और उस पर डिबेट करने, इसके अलावा और भी जो नए कानून हैं और जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें पुलिस ऑफिसर और अभियोजन अधिकारी को प्रशिक्षण देने संबंधित ये कार्यशाला आयोजित की। फिलहाल देश की बात में इतना ही। आगे की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।